नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग खानवा के युद्ध को एक कहानी के माध्यम से एक-एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर आसान भाषा में समझें तो जब भारत में लोदी वंश शासन कर रहा था और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे, शासन कर रहे थे। लेकिन जो भी देखें तो उस समय के छोटे-छोटे शासक थे, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे। जैसे कि पंजाब का गवर्नर और देखें तो इब्राहिम लोदी का चाचा, वह भी गद्दी पर बैठना चाहता था दिल्ली के। और इतना ही नहीं, मेवाड़ का शासक राणा संघा भी दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। लेकिन ये शासक उतने मजबूत नहीं थे जो कि इब्राहिम लोदी को हरा सकें। इन्होंने एक बहुत ही षड्यंत्र रचा और बाबर को न्योता दिया कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए। लेकिन जब बाबर भारत में आया, इब्राहिम लोदी को हराया। लेकिन उस समय जब राणा संघा बाबर को न्योता दिए, आमंत्रित किया आने के लिए, तो राणा संघा के मन में एक विचार चल रहा था कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी को हराएगा और कुछ धन संपत्ति लूट कर वह फिर वापस अपने यहाँ चला जाएगा। लेकिन ऐसा हो न सका। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उस समय बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गए। लेकिन बाबर अपने अफगान देश जाने की बजाय वह भारत में ही रह गया और उसने मुगल साम्राज्य की जगह तो स्थापना की। लेकिन वह वास्तविक विजय नहीं थी। अभी भी भारत में बहुत ही छोटे छोटे शासक थे जो कि बाबर को चुनौती दे सकते थे। उसी में मेवाड़ का शासक राणा संघा भी था, जो कि पहले बाबर को भारत में आने के लिए न्योता दिया था। लेकिन जब बाबर पानीपत का युद्ध जीता, लेकिन वह भारत से गया नहीं, भारत में ही रह गया। तो राणा संघा के मन में एक विचार बनने लगा कि हम लोग कुछ लोग मिलकर और बाबर को भारत से खदेड़ देते हैं। क्योंकि जब जब तक आप बाबर को भारत से खदेड़ेंगे नहीं, तब तक आप भारत में शासन नहीं कर सकते हैं पूरी पूरी तरह से। तो उस समय इब्राहिम लोदी का एक भाई था, महमूद लोदी। और जो भी देखें उस समय अफगान सरदार थे कुछ लोग। तो राणा संघा ने सबकी गठबंधन बनाई और सब लोग मिलकर सोचे कि हम लोग बाबर के खिलाफ युद्ध करेंगे। 1527 में राणा संघा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई और राणा संघा की हार हो गई।
क्योंकि राणा संघा को इस बात की पहले ही सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में जिस तकनीकी का प्रयोग किया था, उस तकनीकी से निपटने के लिए राणा संघा को पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। लेकिन राणा संघा वैसी तकनीकियों का उपयोग नहीं किए। जो भी पारंपरिक रूप से जो युद्ध लड़े जाते थे भारत में, उसी का उसने प्रयोग किया। और बाबर के पास तो एक उन्नत किस्म की सेना थी और उसके पास काफ़ी तकनीकी रूप से विकसित हथियार थे, जिसके कारण राणा संघा की पराजय हो गई। जब पराजय हो गई और युद्ध में ही राणा संघा घायल हो गए। जब युद्ध में घायल हो गए तो राणा संघा को युद्ध से निकालकर उन्हें बाहर सुरक्षित ले जाया गया। जब बाहर सुरक्षित ले जाया गया तो उस समय जैसे ही सेना को यह महसूस हुआ कि हमारे जो शासक हैं राणा संघा, वह घायल हो गए और युद्ध के मैदान से वह बाहर चले गए, उनका मनोबल टूट गया और उस समय बाबर की खानवा के युद्ध में जीत हुई। लेकिन जो राणा संघा हैं, बाद में उन्होंने दोबारा कोशिश की कि हम अपने जो भी सैनिक हैं उनको तैयार कर कर बाबर के खिलाफ और भी हम लोग युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जो उनके सरदार थे, उन्होंने राणा संघा को काफ़ी मना किया, समझाया कि मत लड़िए आप, क्योंकि बाबर अभी कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मजबूत स्थिति में इस समय है। लेकिन राणा संघा माने नहीं और युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन उनके जो भी सरदार थे, सरदारों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको पता था कि बाबर कमज़ोर शासक नहीं है और हम इसका जोखिम भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने सभी सरदारों ने मिलकर एक फैसला किया कि बाबर से बचना है तो राणा संघा को समाप्त करना होगा, और सबकी सहमति से उनको जहर दे दिया गया और राणा संघा की मृत्यु हो गई। तो हम लोग खानवा के युद्ध को एक एक कर देखेंगे और समझेंगे, एक एक घटनाओं को। तो देखते हैं। परिचय अगर हम लोग देखें तो 16 मार्च 1527 को राजस्थान भरतपुर के पास के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया। 1527 में जो राजस्थान का एक क्षेत्र भरतपुर, वहीं पर खानवा का युद्ध लड़ा गया। अगर डेट देखें तो 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर के क्षेत्र में यह युद्ध हुआ। और भी देखते हैं। पक्ष अगर हम लोग देखें तो मुगल सम्राट बाबर, एक तरफ मुगल सम्राट बाबर है और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक राणा संघा। तो दो खेमे हो गए, एक बाबर का हो गया और एक राणा संघा का हो गया। और भी देखते हैं। तो मतलब कि खानवा के युद्ध में दोनों प्रतिद्वंदी हैं,
एक बाबर है और एक राणा संगा है। राणा संगा के पास कुछ गठबंधन है जो कि देखें तो इब्राहिम लोदी का भाई भी है, महमूद लोदी, और अफगान सरदार भी हैं। तो राणा संगा अपनी गठबंधन के साथ लड़ रहा है बाबर से। और भी देखते हैं, यदि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ने बाबर को दिल्ली का शासक बना दिया तो खानवा का युद्ध ने उसे भारत का सम्राट सिद्ध किया। 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता और उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह वास्तविक विजय नहीं थी, क्योंकि अभी भी भारत में कुछ ऐसे भी शासक थे जो कि बाबर को चुनौती दे सकते थे। तो उस समय जीत देखें तो वास्तविक नहीं थी, अस्थिर थी। लेकिन जब खानवा का युद्ध हुआ और बाबर ने जीत गया तो बाबर की वास्तविक विजय खानवा के युद्ध में ही मानी गई, क्योंकि अब बाबर का टक्कर देने वाला, चुनौती देने वाला भारत में अब कोई नहीं है। तो बाबर अब क्या हो गया, एक वास्तविक शासक के रूप में, एक वास्तविक सुल्तान के रूप में भारत में सामने आया। और भी देखते हैं, युद्ध से पहले की परिस्थितियां। 1526 के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया, लेकिन जीत अस्थायी थी। अफगान सरदार असंतुष्ट थे और राजपूत शक्ति का नेतृत्व कर राणा संघा ने बाबर को भारत से खदेड़ने का निश्चय किया। जो कि यहाँ पर देखें तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने जीत हासिल की और आगरा और दिल्ली में उसका कब्जा हो गया। लेकिन वह जो कि विजय थी वह वास्तविक विजय नहीं थी, वह अस्थिर थी। लेकिन जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई तो उसके भी कुछ परिवार के लोग अभी भी थे। देखें तो उसका भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के जो भी सरदार थे उस समय के, वो लोग भी राणा संगा के साथ मिलकर सोचे कि हम लोग बाबर के साथ युद्ध करते हैं और बाबर को भारत से खदेड़ने की पूरी तरह से प्रयास करते हैं। फिर क्या हुआ, देखें तो राणा संगा की महत्वाकांक्षा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर उत्तर भारत का शासक बनना। उन्होंने अफगान सरदारों व महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के भाई के साथ गठबंधन किया। अब यहाँ पर देखें और तो जो राणा संगा है, मेवाड़ का शासक है, उसकी महत्वाकांक्षा अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वह चाहता है कि हम दिल्ली और आगरा पर अपनी कब्जा बना लें और उत्तर भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर लें। जब इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी तो इसने सोचा कि हम तो अकेले बाबर से लड़ नहीं सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों को मिला लेते हैं। जो भी इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी की तो मृत्यु हो गई उस समय पानीपत के प्रथम युद्ध में, लेकिन उनके परिवार के भी लोग कुछ बचे थे, जो कि महमूद लोदी का भाई, नहीं, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जो अभी बचा था, उसने भी कहा कि हम राणा संगा का साथ देंगे हम। और जो भी अफगान सरदार थे वो लोग भी राणा संगा का साथ दिए।
तो ये लोग मिलकर सोचे कि हम बाबर को भारत से खदेड़ देंगे। फिर क्या हुआ और भी देखते हैं। देखें तो युद्ध की तैयारी कैसी थी। राणा सांगा की सेना 80,000 से 1 लाख राजपूत व अफगान सरदारों का संयुक्त बल। अगर देखें हम राणा सांगा की, तो उसके पास 80,000 से लेकर 1 लाख तक सैनिक थे। और जो भी अफगान सरदार हैं और इब्राहिम लोदी का भाई, जो एक संयुक्त गठबंधन के तहत वह युद्ध में शामिल हैं। और भी देखते हैं, बाबर की सेना लगभग 25,000 से 30,000, परंतु तकनीकी दृष्टि से आधुनिक है। तो बाबर के पास 25,000 से लेकर 30,000 तक सैनिक हैं। लेकिन यह जो कि सैनिक हैं, यह आधुनिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। युद्ध कला को लेकर यह पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। लेकिन राणा सांगा के पास 80,000 से लेकर 1 लाख तक सैनिक हैं। लेकिन जो राणा सांगा है, उसकी सेना उतनी प्रशिक्षित नहीं है। उसकी सेना के पास उतने तकनीकी सामग्री, जो युद्ध सामग्री है, वह नहीं है। लेकिन बाबर के पास तोप खाना और बारूद, ये सब कुछ है, बंदूकें भी हैं। लेकिन राणा सांगा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पारंपरिक रूप से पहले जो भी युद्ध जैसे किए जाते थे, वही सब सामग्री हैं राणा सांगा के पास। लेकिन बाबर के पास आधुनिक हथियार भी हैं। देखते हैं उसको भी। बाबर की विशेषताएं। तोप खाना। बाबर के पास बहुत सारी तोपें हैं, जो कि देखें तो तुर्की तकनीक, उस्ताद अली व मुस्तफा, दो गो बाबर के तोपची, जो कि पूरी युद्ध में विख्यात हैं। मुस्तफा अली और उस्ताद अली और मुस्तफा, दो ये तोपची हैं, जो कि तोप चलाने के लिए पूरी तरह से जाने जाते हैं, माहिर हैं यहाँ। और भी देखते हैं, आलबा प्रणाली, गाड़ियों से रक्षा पक्ति। जो आलबा प्रणाली है, उसमें था कि जैसे हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हम लोग देखे थे कि 700 से 800 गाड़ियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है और उसे लोहे की जंजीर से पूरी तरह से बांध दिया जाता है, ताकि कोई भी हमला बाहर से हो तो सैनिकों में भगदड़ न मचे। क्योंकि कोई भी हमला अगर गाड़ियों को होता है, तो सारी गाड़ियां एक जंजीर के माध्यम से बंधी रहेंगी और गाड़ियों के बीच में तोपें रखी गई हैं। सबको गाड़ी दिखेगी, तोप नहीं दिखेगी, और वहां से तोपें चलाई जाएंगी, सारे गोले चलाए जाएंगे। तो और भी देखते हैं, तुलगामा प्रणाली, घुड़सवारों को पंखों में बांटकर शत्रुओं को चारों ओर से घेरना। जो भी अगर देखें तो तुलगामा प्रणाली, इसमें बातें वही हैं जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जैसे युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया। सेना को 3 भागों में बांटा गया। एक देखें तो केंद्र में हो गया, और दूसरा
क्योंकि एक माध्यम से आप बताते हैं। देख सकते हैं आप, सेना को 3 भागों में बांटा गया। एक, जो देखें तो यह जो कि जहाज देख रहे हैं आप, इसका एक मुख है सामने की तरफ, और 2 इसके पंख हैं। एक यह हो गए और एक पंख यह हो गया, 3 हो गए। एक यह सामने का मुख हो गया और 2 पंख हो गए। बाबर ने क्या किया, सेना को 3 भागों में बांट दिया। पहली जो सेना है वह मुख पर रहेगी, वो मतलब आगे रहेगी। दूसरी सेना को क्या किया कि इस सेना के पीछे, जो आप पंख देख रहे हैं यहाँ पर रखा, और तीसरी सेना को यहाँ पर रखा। मतलब कि एक सेना आगे रहेगी जो कि डायरेक्ट जाकर दुश्मन से लड़ जाएगी। लेकिन जो आप पंख देख रहे हैं, दोनों 2 सेनाएं हैं दोनों तरफ, दाएं बाएं, यह दुश्मन से डायरेक्ट जाकर नहीं लड़ेंगी। तो क्या करेंगी आप, जब सामने से जो यहाँ सेना खड़ी है, जो यहाँ मुख पर जो सामने की सेना है, यह सीधा जाकर दुश्मन से टकरा जाएगी। जब दुश्मन से टकरा जाएगी तो जो भी दुश्मन है वह इनसे लड़ने लगेंगे। जब लड़ने लगेंगे तो यह जो कि पंख के माध्यम से, जो यह दायां और बायां दोनों तरफ सेनाएं हैं, जो कि 2 टुकड़ी में बांटी गई हैं। दोनों टुकड़ियां घूमकर से दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर लेंगे। मतलब जो आप पंख देख रहे हैं, यह पंख जो सैनिक हैं, क्योंकि एक बार फिर से बताते हैं आपको कि सेना 3 भागों में बांटी गई है। एक है कि एक सामने की तरफ है, और एक देखें तो पंख दायां और बायां, मतलब 2 पंख हैं। 2 सेना, मतलब कि जो भी सेनाएं हैं वह 3 भागों में बांटी गई हैं। एक सामने रहेगी और 2 सेनाएं पीछे रहेंगी, दाएं और बाएं, इसमें गैप रहेगा। जैसे ही सामने की सेना दुश्मन पर वार कर देगी और दुश्मन इससे जो भी है समझिए उलझ जाएगा, जो मतलब युद्ध करने लगेगा वो उससे। लेकिन यह जो सेना है, जो पंख के माध्यम से दायां और बायां दोनों तरफ, यह अभी फ्री रहेंगी। यह किसी से लड़ नहीं रही है। लेकिन सामने वाली सेना लड़ रही है, तो यह क्या करेंगे, यह दोनों सेनाएं घूमकर चारों तरफ से दुश्मन की सेना को घेर लेंगी, और दुश्मन की सेना बीच में हो जाएगी, और ये सब बाहर से घेर कर और दुश्मन की सेना को हरा देंगी। तो वही हुआ इसमें देखें तो, कि बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग को सामने किया और 2 भाग को पीछे रख दिया। जब सामने वाली सेना से दुश्मन की टकराहट हुई तो दोनों पीछे की सेनाएं अभी पूरी तरह से किसी से लड़ नहीं रही हैं, वो फ्री है बिल्कुल। अब जैसे ही सामने की सेना दुश्मन से लड़ती है, और जो भी पीछे 2 सेनाएं हैं वह घूमकर दुश्मन की सेना को घेर लेती हैं। जब घेर लेंगी तो दुश्मन की सेना पूरी तरह से गिर जाएगी और पराजित हो जाएगी। तो वही यहाँ पर कर रहा है। और भी देखते हैं, तो यहाँ पर तुलगमा प्रणाली आप समझ गए होंगे। तुलगमा प्रणाली, घुड़सवारों को पंखों में बांटकर शत्रुओं को चारों तरफ से घेरना। तो इतना समझ गए होंगे आप। और भी देखते हैं,
सैनिकों का उत्साह बढ़ाने हेतु जिहाद की घोषणा और शराब त्याग। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद का मतलब होता है कि धर्म युद्ध। बाबर ने कहा कि जो हम युद्ध हम लड़ रहे हैं, खानवा का युद्ध लड़ रहे हैं, यह युद्ध नहीं है, यह अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। और इसमें जो भी शराब है, सारी नस्ली पदार्थों का त्याग कर दिया गया और बाबर ने इसे धर्म युद्ध नाम दे दिया, ताकि कोई भी सैनिक धर्म के नाम पर युद्ध को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े कि हम अगर युद्ध अगर जीत जाएंगे तो अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नाम दिया। फिर देखते हैं युद्ध का क्रम। युद्ध का क्रम कैसा रहा उसको भी देख लेते हैं। युद्ध 16 मार्च 1527 को आरंभ हुआ। युद्ध है जो खानवा का युद्ध वह 16 मार्च 1527 को आरंभ हुआ, शुरुआत हुई इसकी। प्रारंभिक आक्रमण राणा संगा की विशाल सेना ने परंपरागत वीरता के साथ सीधा हमला किया। देखें तो पहला हमला राणा संगा के द्वारा किया गया, जो कि एक विशाल सेना के साथ किया गया। और जो भी राणा संगा युद्ध लड़ रहा है, जो भी सैनिक हैं, सब कुछ रणनीति जो भी है वह पारंपरिक रूप से जो पहले चला आ रहा था वही है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। जो भी सैनिक हैं वह पारंपरिक युद्ध ही से ही अपनी तैयारी किए हुए हैं। और भी देखते हैं, बाबर की सेना छोटी थी लेकिन सुव्यवस्थित। बाबर की सेना है और छोटी है, क्योंकि देखें तो राणा संगा के पास 80,000 से लेकर 1 लाख तक सैनिक हैं, लेकिन बाबर के पास 25,000 से लेकर 30,000 तक ही सैनिक हैं। यह इस समय तो बढ़ गया है, लेकिन जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय तो 13,000 से लेकर 15,000 तक बाबर के पास सैनिक थे, लेकिन इस समय दोगुना हो गए हैं। और भी देखते हैं बाबर की रणनीति। बाबर की रणनीति क्या थी? तोपखाना और बंदूकें लगातार राजपूतों को नुकसान पहुंचाते रहे। जब युद्ध शुरू हो गया तो बाबर की के पास तोपें थी, बंदूकें थे, जो कि राणा संगा की सेना को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि बाबर की सेना के पास एक तकनीकी हथियार है, आधुनिक रूप से पूरी तरह से तैयार है, लेकिन राणा संगा की सेना के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं जिसके पास तकनीकी हथियार अधिक हैं वह तो अपना जीतने का जो भी संभावना है उसकी तो ज़्यादा ही है। तो बाबर इस समय क्या है, जीतने की स्थिति में पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। और भी देखते हैं, देखें तो घुड़सवार सेना ने तुलगमा पद्धति से चारों ओर से घेरा। देखेगा तो बाबर की सेना तुलगमा पद्धति के द्वारा राणा संगा की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। मतलब कि सेना को 3 भागों में बांटा गया। एक सेना को आगे रखा गया, 2 सेनाओं को उसके पीछे रखा गया। जो आगे सेना थी वह सामने शत्रु की सेना से लड़ गई हो, लेकिन जो पीछे 2 सेनाएं थी
वह चारों तरफ से घूमकर शत्रु की सेना को घेर लिया चारों तरफ से, और घेर कर उन पर जो भी जो भी तीरंदाज हैं, जो भी तोपची हैं, बंदूकें हैं, ये सब का उपयोग कर कर अपना जीत को सुनिश्चित कर लिया गया। मतलब बाबर यहाँ पर अपनी जीत पक्की कर लेता है। और भी देखते हैं, देखें निर्णायक मोड़ देख लेते हैं कि निर्णायक मोड़ क्या रहे। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। उस समय युद्ध करते समय राणा सांगा पूरी तरह से घायल हो गए। इतने घायल हो गए कि कुछ लोगों ने उनको युद्ध स्थल से बाहर ले गए। जब बाहर ले गए तो जो भी राणा सांगा की सेना थी, जो भी राजपूत सैनिक थे, उनका मनोबल टूट गया। जब किसी के शासक, किसी के सुल्तान अगर घायल हो जाते हैं तो सेना की मनोबल टूट जाती है कि हम लड़ रहे हैं तो किसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सुल्तान तो क्या हो गया, घायल हो गया, हमारा शासक घायल हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, उनके हटते ही राजपूत सेना का मनोबल टूट गया। जैसे ही राणा सांगा युद्ध स्थल से हट गए, वैसे ही राजपूत सैनिकों का मनोबल टूट गया। फिर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप बाबर ने निर्णायक विजय प्राप्त की। यहाँ पर बाबर की जीत पूरी तरह से पक्की हो गई और बाबर जीत गए। और भी देखते हैं युद्ध का परिणाम क्या रहा। युद्ध का परिणाम क्या रहा, बाबर की स्थिति दिल्ली और आगरा में मजबूत हुई। जो अब बाबर है उसकी स्थिति दिल्ली और आगरा में पूरी तरह से मजबूत हो गई है। मतलब स्थिर हो गई, वास्तविक हो गई है। और भी देखते हैं, देखें तो इसमें अफगान और राजपूत गठबंधन पराजित हुआ। इसमें जो भी अफगान थे और जो भी राजपूत थे, दोनों मिलकर युद्ध लड़े थे और वह दोनों लोग पराजित हो गए, हार गए। और देखते हैं राजपूतों की सामूहिक शक्ति को गहरी चोट पहुंची। जो राजपूत हैं वह सामूहिक रूप से लड़े हुए थे, सब लोग मिलकर लड़े थे, तो वह सबकी शक्ति क्या हुई, टूट गई। सबका मनोबल टूट गया, मिट्टी में मिल गया। और भी देखते हैं, बाबर को भारत का वास्तविक शासक माना जाने लगा। खानवा के युद्ध में जब विजय मिली बाबर को, तो बाबर को भारत का वास्तविक शासक माना जाने लगा, क्योंकि अब बाबर को कोई दूसरा भारत में चुनौती देने वाला नहीं है। तो बाबर क्या हुआ, अब वास्तविक शासक बन गया भारत में। और भी देखते हैं युद्ध के बाद राणा सांगा की स्थिति। युद्ध के बाद राणा सांगा की स्थिति क्या हो गई। जब राणा सांगा को बाहर ले जाया गया और युद्ध वो हार गए, बाबर की जीत हुई, लेकिन राणा सांगा टूटे नहीं। राणा सांगा दोबारा बाबर के साथ युद्ध करने के लिए अपनी रणनीतियां बनाने लगे, सैनिकों को तैयार करने लगे। लेकिन उनके जो भी सरदार थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। उनको लगता था कि बाबर काफ़ी मजबूत है और बाबर से लड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम उतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन राणा सांगा यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब सरदारों ने यह बातें सुनी कि राणा सांगा तैयार नहीं है बातें मानने के लिए, और हम अगर युद्ध लड़ते हैं तो पूरी संभावना है कि हम हार जाएंगे, तो
जो भी सरदार थे उन्होंने फैसला किया कि हम सबको, राजपूत को बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। और उन्होंने सब लोग मिलकर उनका विचार किए कि हम राणा संगा को जहर दे देते हैं, क्योंकि राणा संगा जीवित रहेगा तो सबका प्राण संकट में है। यह बाबर पर हमला करने के लिए यह हमेशा प्रयास करेगा। तो राणा संगा को जहर दे दिया गया और जहर देकर उसको मार दिया गया। देख लेते हैं उसको भी। राणा संगा हाथ से टूटे नहीं। घायल होने के बाद भी उन्होंने बाबर के विरुद्ध दोबारा सेना संगठित करने की योजना बनाई। तो यहाँ पर जो राणा संगा हैं वह हार के बाद वह टूटे नहीं हो, दोबारा बाबर से लड़ने के लिए सेना को वह संगठित करने लगे, सेना को तैयार करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, वे चित्तौड़ लौटे और नए संघर्ष की तैयारी करने लगे। लेकिन उनके सरदारों को यह आत्मघाती कदम लगा। जो राणा संगा हैं वह चित्तौड़ गए और वहाँ पर सैनिकों का जो भी संगठन बनाने लगे, वो सैनिकों को तैयार करने लगे कि हमें युद्ध करना है। लेकिन जो भी राणा संगा के सरदार हैं उनको ऐसा लगा कि यह आत्मघाती हमला है, मतलब कि जब हमला होगा तो हम ही मारे जाएंगे। आत्मघाती मतलब कि अपनी ही हत्या होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बाबर काफ़ी मजबूत है और हम काफ़ी कमज़ोर हैं। बाबर के पास तोपें हैं, बहुत सारे तीरंदाज हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं। लेकिन हमारे पास वही जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, तलवारें हैं, ये सब भाला हैं, वह इसमें काम नहीं आएंगे। क्योंकि जब तोपें चलती हैं, बंदूकें चलती हैं, तो तलवार और भाले कोई काम नहीं आते हैं। तो उनको लगा कि हम यह युद्ध लड़ना आत्मघाती है। तो फिर क्या हुआ, परिणाम 1528 ईस्वी में राणा संगा को उनके अपने ही सरदारों ने जहर देकर मार दिया, ताकि वे बाबर से दोबारा टकराने न जाएं। सब कुछ समझाने के बाद जब राणा संगा ने नहीं समझा, तो जो भी दरबार के जो भी सरदार हैं उन्होंने निर्णय लिया कि अब एक ही कदम उठाना पड़ेगा कि राणा संगा को जहर देकर मार दिया जाए। क्योंकि जब तक यह जीवित रहेगा, यह बाबर से लड़ने के लिए यह हमेशा तैयारी करता रहेगा। तो राणा संगा को जहर देकर मार दिया गया। देखें प्रभाव और महत्व देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव खानवा ने बाबर को स्थापित खानवा ने बाबर को देखे तो स्थायित्व कर दिया। जब खानवा का युद्ध हुआ और बाबर जीत गया, तो अपना साम्राज्य को एक वास्तविक अस्थायी रूप दे दिया कि अब हमें भारत से कोई हटा नहीं सकता है। क्योंकि सारे जो शक्तिशाली शासक थे वह क्या हो गए, साफ हो गए हैं। हमें चुनौती देने वाला भारत में कोई नहीं है। तो बाबर अब भारत का क्या हो गया, वास्तविक शासक बन गया। राजपूत शक्ति को आघात, राणा संगा की मृत्यु के बाद राजपूत नेतृत्व कमजोर हुआ। जब राणा संगा की मृत्यु हो गई तो राजपूत जो शक्ति है वह क्या हो गई, कमजोर हो गई। तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई। तोपखाना और तुलगमा पद्धति ने भारतीय पारंपरिक युद्ध को अप्रभावी सिद्ध कर दिया। क्योंकि भारतीय जो जो पारंपरिक युद्ध लड़े जाते थे पहले, उनके सामने तोपें, बंदूकें और तुलगमा पद्धति के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह सारे असफल सिद्ध हुए।
क्योंकि बाबर के पास काफ़ी मजबूत सेना है, तोप हैं, बंदूकें हैं और एक मजबूत रणनीतिकार हैं। लेकिन भारत के पास ऐसी कोई नहीं है, मतलब राणा संघा के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। और भी देखते हैं अप्रभावी सिद्ध हुए, मतलब ना कि बाबर के सामने राणा संघा की सेना अप्रभावी सिद्ध हुई, मतलब कि बाबर का चुनौती का सामना नहीं कर पाई, वो अप्रभावी हो गई, कमज़ोर हो गई बाबर के सामने। भविष्य की राह अकबर ने आगे चलकर राजपूतों से समझौता व संधि की नीति अपनाई। अगर हम लोग बाद में देखेंगे तो जो अकबर है वह राजपूतों के साथ काफ़ी संधि करता है, समझौता करता है और एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करता है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। हमें आशा है, पूरी विश्वास है कि आप खानवा के युद्ध को एक कहानी के माध्यम से विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।